जय हिंद बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहिए और बीच बीच में भी बताते रहिए कि कौन से जगह पे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी मैं किसी लेक्चर को एंड करूंगा तो थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में भी अलग से बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सिस्टमेटिकली चल रहा है उसी पर काम करें। थोड़ा बहुत अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं अलग से भी आपको बता दूंगा, या कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप लोग एकदम इंटरेस्ट लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बोर्स मॉडल के बारे में। बोर्स मॉडल के पढ़ने के बाद हम लोग बात कर रहे थे समरफील्ड के बारे में। तो समरफील्ड में इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है, वो दो इंपॉर्टेंट बातें समरफील्ड में आपको ध्यान रखनी है। एक तो समरफील्ड ने एलिप्टिकल शेप की बात की ऑर्बिट के, और दूसरी बात समरफील्ड ने ये बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जब हाई पावर का स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, तो वो जो मेन एनर्जी लेवल है वो फाइनर लाइंस में स्प्लिट होता हुआ दिखता है और उसे हम सबसेल कहते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया कि 4 टाइप के सबसेल्स होते हैं। एसपीडीएफ जीबी होता है एक सबसेल। तो डिफरेंट टाइप के सबसेल्स होते हैं। सबसेल्स का नंबर हम कैसे निकालते हैं? तो सबसेल्स का नंबर ऑर्बिट के नंबर के बराबर ही रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होंगे और फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल होंगे। उसके बाद हमने बात किया था ऑर्बिट्स के बारे में। तो ऑर्बिट्स आर द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी एंड फिक्स रेडियस। फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस वाला जो सर्कुलर पाथ होगा वो ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट्स आर 2 डायमेंशनल इन शेप। ऑर्बिट जो होती है द्विविमीय संरचना होती है। इन ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू बोर-बरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल, और वो रूल है 2n²। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी वो 32 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स के बारे में हमने बात किया था। उसमें फिर लिमिटेशंस आए। बैलेंस सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और बैलेंस सेल से ठीक इनर जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 18 तक हो सकता है। इट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया। तो ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो कक्षक होते हैं वो त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं। ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है वो है 2। और ऑर्बिटल का नंबर हम कैसे निकालते हैं? n² के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबसेल। डिफरेंट सबसेल के ऑर्बिटल्स का क्या शेप होता है और उसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबसेल्स। डिफरेंट सबसेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस सबसेल के ऑर्बिटल्स के बारे में। कॉमनली हम इसको एस ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑर्बिटल्स। तो एस का जो शेप होगा वो होता है स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? लाइक स्फीयर, गोलाकार होते हैं ये। इट इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप वाले होते हैं, ये गोलाकार होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल इन शेप। और हर 2 एनर्जी लेवल, मतलब जैसे 1s
और उसके बाद आया 2s, तो 1s के बाद जब 2s आएगा तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो 1s, उसके बाहर आया 2s, उसके बाहर आएगा 3s, और दोनों के बीच कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। s के केस में इसको हम कहते हैं नोडल सरफेस, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है। बाकी केसेस में हम कहते हैं, बाकी केसेस में हम इसको कहते हैं जो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है उसको हम नोडल प्लेन कहते हैं बाकी में। तो ये बात हुई नोडल सरफेस के बारे में। तो एस ऑर्बिटल्स का शेप अब मिटाना पड़ेगा मुझे इसको। तो एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप वाले होते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशंस ध्यान में रखना है? तो नंबर 1, इट इज स्फेरिकल इन शेप। एस सबसेल के जो ऑर्बिटल होंगे वो स्फेरिकल शेप वाले होते हैं। नंबर 2, इट इज नॉन डायरेक्शनल एक्सेस। ये एक अदिशात्मक अक्ष होता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल एक्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वितरित होते हैं। नॉन डायरेक्शनल एक्सेस, तो नॉन डायरेक्शनल एक्सेस भी है। इट हैज मैक्सिमम, एस की कैपेसिटी कितनी? इलेक्ट्रॉन एस सबसेल या एस के सबसेल के एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है, इट हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इट हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये बात हुई एस ऑर्बिटल्स के बारे में। स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल एक्सिस कहलाता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं एस सबसेल में टोटल। ओके, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी नोडल सरफेस के बारे में। नोडल सरफेस, नोडी पृष्ठ कहेंगे इसको, नोडल सरफेस। द स्पेस present between 2 orbitals, 2s orbitals कहें, between 2s orbitals, where the density of electron is 0। वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2s ऑर्बिटल्स वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, where the density of electron is 0 is called nodal surface. The space present between 2s orbitals where the density of electron is 0 is called nodal surface, is called nodal surface। उस जगह को क्या कहते हैं? नोडल सरफेस कहते हैं। The space present between 2s orbitals where the density of electron is 0 is called nodal surface। उस जगह को कहते हैं नोडल सरफेस। अब इसका नंबर कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। How to calculate the nodal surface? तो number of nodal surface इक्वल टू n-1। नोडी पृष्ठों की संख्या कैसी होती है? n-1 से निकलती है। नंबर ऑफ नोडल सरफेस इक्वल टू n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मैंने कहा 5s, तो 5s कहां आएगा? 5th ऑर्बिट में आएगा।
5s कहाँ आएगा, 5th ऑर्बिट में आएगा। तो इसके पास कितने नोडल सरफेस होंगे, 5 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 4 आ गए। 4s में कितने नोडल सरफेस होंगे, 3। 3s कितने नोडल सरफेस होंगे, 2। 2s में कितने नोडल सरफेस होंगे, 1। और 1s में कितने नोडल सरफेस होंगे, 0। 1s में नोडल सरफेस कितनी है, 0। क्यों, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। तो जो 1s की नोडल सरफेस है वो कितनी होगी, 0 होगी। 1s में कितने नोडल सरफेस होंगे, 0 नोडल सरफेस होंगे 1s के अंदर। 1s में नोडल सरफेस कितनी होगी, 0 होगी। तो इट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नोडल सरफेस, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात करते हैं p ऑर्बिटल्स के बारे में। p ऑर्बिटल्स, p सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। p सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, p ऑर्बिटल्स। तो नंबर 1, इट इज डम्बल शेप, डम्बल शेप या डम्बल की आकृति वाले होते हैं, डम्बल शेप। नंबर 2, इट हैज 3 एक्सेस, इसके कुल 3 अक्ष होते हैं, दैट इज px, py एंड pz। 3 एक्सेस होती है इसकी, px, py और pz। डंबल जैसे होते हैं, 3 एक्सेस वाले होंगे, px, py और pz। डायग्राम्स को आप बुक से भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। px, py और pz इसके कुल 3 एक्सेस आपको मिलेंगे। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है इसके बारे में, तो वो भी मैं आपको सब 1 बाय 1 लिखवा देता हूं। तो 3 एक्सेस है। अब एक एक्सेस पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों के मिला के आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इट हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम इसकी इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ईच एक्सेस हैव 1 नोडल प्लेन, हर अक्ष का अपना एक नोडी तल होता है। ईच एक्सेस हैव 1 नोडल प्लेन, तो डिजिट ध्यान रखना है। ईच एक्सेस हैव 1 नोडल प्लेन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 6, nodal plane 1. The energy of all the axes are same, सभी अक्षों की ऊर्जा एक समान होती है। एनर्जी ऑफ ऑल द मतलब px, py और pz की एनर्जी सेम होती है, ये ध्यान रखना है। एनर्जी ऑफ ऑल द एक्सेस आर सेम। इट इज known as degenerated axis। एक नया टर्म आ गया कि जिन एक्सेस की एनर्जी सेम होगी उसको हम क्या कहेंगे, डीजेनरेटेड एक्सेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेटेड एक्सेस कहते हैं। तो डंबल शेप वाले होते हैं, ठीक है, कुल 3 एक्सेस होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 6 है। हर एक्सेस का अपना एक नोडल प्लेन आपको मिलेगा इसमें, और सभी एक्सेस की एनर्जी सेम होगी, और इसको हम कहेंगे डीजेनरेटेड एक्सेस, डीजेनरेटेड एक्सेस। इसके बाद अब बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स मतलब डी सबसेल के ऑर्बिटल्स, डी सबसेल के ऑर्बिटल्स, इट इज डी ऑर्बिटल्स। ओके, पहला पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है, इट इज डंबल
शेप द्विडंबल की आकृति वाला होता है, दो डंबल की आकृति वाला होता है, डबल डंबल शेप। इट हैज 5 एक्सेस, इसमें कुल 5 अक्ष होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसमें कुल 5 अक्ष होते हैं, 5 एक्सिस होती है इसकी। ओके, जिसमें से पहली जो 3 एक्सिस है dxy, dyz और dxz जो एक्सिस है आर known as GERADE, ग्रेड एक्सिस कहते हैं इसको हम। dxy, dyz एंड dxz आर known as ग्रेड एक्सिस। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, known as ग्रेड एक्सिस because इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज ऐसा कह लेते हैं सीधे, बिकॉज लोब्स आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री। इनमें जो लोब्स होती है, ऑर्बिटल्स के जो हिस्से हैं, लोब्स हैं, वो 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। बिकॉज लोब्स आर प्रेजेंट एट 45 डिग्री, इनके लोब्स 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। कैसे, तो हम आपको बता देते हैं इन तीनों का एक साथ। इनका जो शेप होगा वो कैसा दिखेगा आपको, देखो पहले जो 3 एक्सेस हैं dxy, आप डायग्राम एक बार बनाइएगा, dxy, dyz, dxz, तो इन तीनों का जो शेप आपको दिखेगा ये हुआ 90। अब ये रहते कहां हैं, इधर 45 के एंगल पर रहते हैं, ये है 90, तो ये 45 के एंगल पर है, तो इनके लोब्स का जो लोकेशन होता है वो 45 डिग्री पर रहता है, इसलिए इनको ग्रेड एक्सिस भी कहते हैं। ओरिएंट बिटवीन द एक्सिस भी कहते हैं। वन मोर टर्म इज देयर, ओरिएंट बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में है। जबकि dx स्क्वायर, y स्क्वायर जो है वो अलोंग द कॉमन एक्सिस है, मतलब 90 पर है, वो अलोंग द कॉमन एक्सिस है, अलोंग द कॉमन एक्सिस है। और dz स्क्वायर जो है वो डबल डंबल शेप नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इट इज नॉट डबल डंबल शेप। तो अगर कभी स्पेशली बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 1 डंबल एंड 1 सर्कुलर रिंग, 1 डंबल 1 सर्कुलर रिंग, और इस शेप को हम कहते हैं डोनट शेप। डोनट शेप, तो इसका जो शेप है वो डोनट के जैसा है, डोनट शेप ऑर्बिटल रहता है। dz स्क्वायर कैसा है, डोनट शेप वाला है। dz स्क्वायर कैसा है, डोनट शेप वाला है। dz स्क्वायर कैसा है, डोनट शेप वाला ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 5 एक्सेस। अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको हम बेबी सूथर शेप भी कहते हैं, है ना। डी वाले को, dz स्क्वायर को डोनट के साथ साथ बेबी सूथर शेप भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें आपको ध्यान रखना है। 5 एक्सेस है, एक एक्सेस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैज मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। इन जनरल ईच एक्सेस हैव 2 nodal plane, 2 nodal
प्लेन्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इन जनरल पूछेंगे तो आंसर चले जाएगा। डी में कितने नोडल प्लेन होंगे? 2 नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन्स। टोटल नंबर पूछेंगे तो बदल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन डी। जैसे पी में तीनों में एक एक है तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया ना। यहां पे क्या होगा? ईच एक्सिस हैव 2 नोडल प्लेन। ये इन जनरल कहा मैंने। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 8। कुल नोडी पृष्ठों की संख्या 8 ही रहती है, लेकिन बिकॉज dz square, because dz square have no nodal plane, no nodal plane। dz square में नोडी तल नहीं होते हैं, dz square have no nodal plane। dz square में नोडी तल नहीं होते हैं, dz square have no nodal planes। dz square में नोडी तल नहीं होते हैं। तो इट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द डी ऑर्बिटल्स। एक और पॉइंट, all 5 axes have same energy। सभी पांचों अक्षों की ऊर्जा समान होती है, मतलब ये भी डीजेनरेटेड होते हैं। इट इज डीजेनरेटेड, ये समभ्रंश होते हैं। बात करेंगे अब एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एफ में ज्यादा इंफॉर्मेशन का हमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। एफ सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सिचुएशन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स शेप। हम सिंपली बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। वैसे रहते कैसे हैं? ट्रिपल डम्बल, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्रिपल डम्बल शेप। टोटल 7 एक्सेस, कुल 7 अक्ष होते हैं। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है। Each axis have 2 nodal planes। सभी अक्षों के 2 नोडी तल होते हैं। Each axis have 2 nodal planes। Energy of all एक्सेस आर सेम। इसका मतलब ये भी डीजनरेटेड होते हैं। तो P डीजनरेटेड है, D के सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, वो भी डीजनरेटेड है, और F के सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी सेम है, तो ये भी डीजनरेटेड है। तो S, P, D और F ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हमने बात किया। अब अगला हिस्सा हमारा जो शुरू है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलना है हमें। तो अब हम बात करते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहां से क्वेश्चन हटता है, मतलब नहीं आता है, तब समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा जो कि डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग रूल्स पर बेस्ड होगा, है ना। तो अब बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बना सकते हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का बनाने के लिए, किसी भी एटम का बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 3 डिफरेंट रूल्स की। सबसे पहला आएगा
अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल सबसे पहला आएगा अफबाउ का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना है, अफबाउ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इट इज अ जर्मन टर्म, इट्स मीनिंग इज बिल्डिंग अप, ऊपर की ओर चलना, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में, ये बताता है इसको। तो जर्मन भाषा का शब्द जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप, ऊपर की ओर चलना, लोअर से ऊपर की ओर चलना मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना। इट इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, filling of electrons in orbitals, filling of electron in orbitals is due to increasing order of energy। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इट मींस फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर चलते हैं इलेक्ट्रॉन। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर चलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये पहला रूल आया अफबाउस प्रिंसिपल, जो कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे उसके बारे में बताता है। दूसरा रूल जो है उसको हम कहते हैं हंट्स रूल, हुंड का नियम, हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है, अब जैसे मान लो P, D और F, इनके तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। P के तीनों ऑर्बिटल Px, Py, Pz का एनर्जी सेम, D के पांचों एक्सिस का एनर्जी सेम और F के 7 एक्सिस का एनर्जी सेम है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, कैसे भरेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, उसकी सीक्वेंसिंग को तय करता है हंट्स रूल। इन द ऑर्बिटल्स ऑफ same energy, in the orbitals of same energy, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में, in the orbitals of same energy, pairing of electron, युग्म बनना, पेयर होना तब तक शुरू नहीं होगा। In the orbitals of same energy, pairing of electron will not takes place until all available orbitals are singly occupied। जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन will not takes place until all available orbitals are singly occupied। all orbitals, all available orbitals have one इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी।
ये कहा हॉर्न्स रूल है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जैसे मैंने आपसे बताया, अगर मान लीजिए P की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, ये भी बात हमें पता है, P की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अगर P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, 3 एक्सेस है, मान लीजिए मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है P में, और ये 3 ऑर्बिटल हैं, Px, Py और Pz। मैथमेटिकली हमें ये बात पता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो अगर हम मैथमेटिकली भरेंगे तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 2 आ गए। बट हॉर्न्स रूल क्या कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इट इज रॉन्ग वे। तो सही क्या है, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, Px, Py और Pz की एनर्जी सेम है। मान लो एक माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो सही बंटवारा कैसे होगा? अब 4 लोग, 4 चीजें हैं आपके पास, तो पहले एक एक तीनों को दे दो, देन आप ये बोलो कि अगला जब आएगा तब सबको एक एक और मिलेगा। तो अगला जो पेयरिंग स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस until all available orbitals have 1 इलेक्ट्रॉन। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तब पेयर बनना स्टार्ट होगा। ये हॉर्न्स रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसलिए अच्छे से याद भी करके रखना है। और तीसरा जो रूल है जिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन का नियम कहते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, एक ऑर्बिटल में हमने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, लेकिन दोनों की जो स्पिन होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी। ये बात आएगी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहेगा। ओके, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ in the orbitals of same energy समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में, in the orbitals of same energy pairing of electron in the orbitals of same energy, ऐसा तो हॉर्न्स रूल है ना। हम लोग बात कर रहे थे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन और सेम क्वांटम स्टेट। अभी क्वांटम नंबर हमने पढ़ा नहीं है तो इस टर्म को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। जब क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, चीजें आगे पीछे हैं, कहीं कहीं आगे का कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ता है। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव एग्जिस्ट इन सेम स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कभी भी समान नहीं होती है। ये सही तरीका नहीं है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखने का। तो व्हाट इज द राइट वे? सही तरीका क्या है? एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 रूल्स हैं जिनके बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो अब अबाउस प्रिंसिपल ने क्या कहा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो उसका सीक्वेंस भी चाहिए होगा मुझे। तो अब देखो कैसा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आएगा 1s में, जितना हमारे काम का है उसका हम लिखेंगे 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p,
फिर 4s, 3d, 4p, 5s और so on। जब हम लोग पीरियोडिसिटी करेंगे तो अपने आप सबका एक्स्ट्रा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 1s, s की कैपेसिटी, एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, ये 2। p, 3 ऑर्बिटल्स px, py, pz, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। d, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, 10, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी 10। f ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आते हैं, 14। तो p के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s के पास अधिकतम 2, p के पास 6, d के पास 10 और f के पास 14। अब इन स्टेयर के अकॉर्डिंग हमको कॉन्फ़िगरेशन बनाना रहता है। तो पहला एलिमेंट कौन सा आएगा भैया, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन एकदम अच्छे से बनाने हैं, बाकी मैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कैसे बनाना है, कैसे ट्रिक्स कैसे चलती है। हाँ, 1s सबसे पहला स्टेयर क्या आया, 1s। इसका कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने का, अभी एक ही है इसके पास। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। हाउ टू फील्ड इन द ऑर्बिटल, इट इज इन क्लॉकवाइज स्पिन, ओके। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2, 2 electrons are there, one is the clockwise, one is the anti-clockwise. Lithium 1s2, 2s1, 1s की कैपेसिटी 2 है, भर गया 2, तो फिर कहां जाएगा, अगला स्टेयर ढूंढना है आपको, 1s2, उसके बाद अगला लेवल कौन सा आता है, 2s, तो 2s1 is the configuration of lithium. Beryllium atomic number 4, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 is the configuration of beryllium. अब आया बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2s के भरने के बाद आएगा 2p लेवल, that is pxy, px, py and pz simultaneously, okay, with same energy. तो 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1, तो ये px में चले जाएगा, ओके। तो ये हो गए आपके 5 एटॉमिक नंबर तक। अब कार्बन और उसके आगे की बात करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पे आएगा कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। तो देखिए 1s2, 2s2 और 2p2। अब p2 आया तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक ही ऑर्बिटल मतलब px में नहीं रख सकते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक ही ऑर्बिटल में नहीं रख सकते हो, मतलब ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बार हॉर्न्स रूल की जरूरत किस एलिमेंट में पड़ी हमें, कार्बन में, तो 2p2 होगा तो ऐसा रखोगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, here 1s2, 2s2 और 2p3 is the configuration of नाइट्रोजन। एक एक तीनों में रहेंगे, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन 8, now here pairing start, 2s2 और 2p4, 2p4, तो ऑक्सीजन में p ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट होगी, 2s2 और 2p4, ओके। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5 is the configuration of fluorine। अब तो भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। 1s2, 2s2 और ये 2p5, ये 2p5, 4 and 1 5। Now the neon, it is the inert gas, 1s2,
2s2, 2p6 is the configuration of neon. 1s2, 2s2 and 2p6 is the configuration of neon. तो देखो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6 is the configuration of neon. The p orbital is also completely filled here. ये हो गया 10 तक का कॉन्फ़िगरेशन. कहाँ तक ड्रॉ करना है, कहाँ तक आपको याद करना है अच्छे से, 30 तक. हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भैया पूरा 118 तक का ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए कहा पीरियोडिक टेबल में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6 फिल हो जाएगा और 3s के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा. तो 2p के बाद 3s लेवल आता है, ये बात याद रखनी है. 2s के बाद 2p के बाद 3s लेवल आएगा. अब आप इसको फिल खुद करेंगे, है ना. मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. यहाँ पे 3s2 भी फिल हो जाएगा. अब 3s के भरने के बाद आएगा 3p. एल्यूमिनियम में पहली बार 13, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1 का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे. सिलिका 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 like carbon. Phosphorus एटॉमिक नंबर 15 पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 is the configuration of phosphorus. Sulfur 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 हो जाएगा सल्फर में. तो ये हुआ एटॉमिक नंबर 16 तक का कॉन्फ़िगरेशन. एटॉमिक नंबर 16 तक का कॉन्फ़िगरेशन. अब बारी आई एटॉमिक नंबर 17 की. क्लोरीन 17. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 is the configuration of chlorine. क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा 18 नंबर पे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 again inert gas है. Then पोटाशियम 19, 3p लेवल यहाँ पे पूरा फिल हो गया है आर्गन में. 3p के बाद आता है 4s. 3p के बाद आएगा 4s. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1. पोटाशियम के बाद कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 फिल हो जाएगा कैल्शियम में. कैल्शियम में 4s2 फिल हो जाएगा पूरा का पूरा. कैल्शियम के बाद अगला जो एलिमेंट आएगा उसको हम कहते हैं स्कैंडियम. अगला जो एलिमेंट आएगा वो है स्कैंडियम और ये डी ब्लॉक का मेंबर है. मतलब यहां से डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा. स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1. 21वां इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंट्री करेगा यहां पर. तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट स्कैंडियम में पहली बार देखने को आपको मिलेगा. स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 नंबर पे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2
और 3d2 हो जाएगा स्कैंडियम में। वैनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 हो जाएगा वैनेडियम में। वैनेडियम में कितना हो जाएगा 3d3। वैनेडियम में कितना जाएगा 3d3। क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद यहां पे एक बात ध्यान रखना है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s2 3d4 नहीं होगा। 4s2 3d4 नहीं होगा। उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा अभी और लिखवाऊंगा भी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4s1 3d5 हो जाएगा। मतलब लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है 4s, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है 4s एज कंपेयर टू 3d। लेकिन टू बिकम्स मोर स्टेबल, अधिक स्टेबिलिटी के लिए हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड मोर स्टेबल। इसलिए लोअर एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को, अपने क्रोमियम को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए 4s से 3d में चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा क्रोमियम का 4s1 3d5। ये 4s2 3d4 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 4s2 3d4 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे कहीं पे ऐसे आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां पे भी चेंजेस हैं वो सब हम बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि बता रहे हैं तो एक बार बता देते हैं पहले। तो क्रोमियम का हो जाएगा 4s1 3d5। क्रोमियम के बाद मैंगनीज, अब ये रेगुलर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 हो जाएगा इसमें। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 25। मैंगनीज के बाद आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हो जाएगा आयरन में। कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 is the configuration of cobalt. निकल 28 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 हो जाएगा निकल में। फिर से एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है कॉपर 29, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अगेन रूल्स को वायलेट करता है, टू बिकम्स मोर स्टेबल, अपने आप को अधिक स्थायी बनाने के लिए। या 30 तक में दो एलिमेंट आएंगे, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, not 4s2 3d9, it is 4s1 3d10, क्योंकि यहां पे एक ही सबसेल जब पूरा भरा हुआ होगा, similar subcell is completely filled or half filled, the orbitals are more stable. इसको हम कहते हैं जहां पे स्फेरिकल सिमेट्री होगी, जहां पे सबके पास बराबर बराबर होगा, वहां पे स्टेबिलिटी हायर होगी। तो कॉपर में भी ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये 4s2 3d9 नहीं होगा, इट इज 4s1 3d10। तो 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस सब बात करेंगे सब पे, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने को ही आ सकता है, एक तो कॉमन क्वेश्चन यहीं से मिल गया आपको। जिंक 30 तो 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2 and 3d10 is the configuration of जिंक। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप तक यहां तक के कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स के बना लीजिए। जहां पे दो एक्सेप्शनल केसेस आए 3d तक, क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब एक ही सबसेल पूरा भरा हुआ होगा या उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट होंगे। तो ये 30 तक के एलिमेंट में क्रोमियम और कॉपर में ये केस देखने को आपको मिलेगा। तो लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए हायर एनर्जी के सबसेल में चला जाता है, जिससे कि वो हाफ फिल्ड हो जाए या कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। टेक्निकली इट इज नोन एज मोर सिमेट्री, मोर स्टेबिलिटी। लिख लेंगे हम लोग इसको, और आगे के लेक्चर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में और क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे।